वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। तो चलिए आज चलते हैं विक्टोरियन एरा की एक ऐसी कविता की दुनिया में जहां आर्ट, रिलीजन और पर्सनल फ्रीडम के बीच एक जोरदार टक्कर होती है। हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग फ्रा लिपो लिपि को डिटेल में समझेंगे। देखिए, इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इन 6 हिस्सों में पोएम को कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे पोएट और पोएम के इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे वो आधी रात का सीन जब लिप्पो को सिपाही पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम उसके बचपन की कहानी, आर्ट को लेकर उसकी लड़ाई और उसकी फिलॉसफी को समझेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि वो फ्यूचर के लिए क्या सोचता है। ओके, तो आइए सबसे पहले इस मास्टरपीस की नींव को समझते हैं कि आखिर कवि कौन थे और इस कविता में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। सबसे पहली बात, इसके कवि हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो विक्टोरियन एरा के एक उस्ताद माने जाते थे। और ये कविता लिखी गई है एक खास फॉर्म में जिसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसका मतलब ये है कि पूरी पोएम में सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा है, और उसके बोलने के अंदाज से ही हम उसके कैरेक्टर और सिचुएशन के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। और यहाँ बोलने वाला वो खुद कवि नहीं है, बल्कि 15वीं सेंचुरी का एक रियल पेंटर है, फ्रा लिपो लिपि, जो अपने बिल्कुल रियलिस्टिक आर्ट के लिए मशहूर था। और ये पूरा सीन हो रहा है फ्लोरेंस, इटली की एक गली में आधी रात के बाद। तो अब जब स्टेज सेट हो चुका है, चलिए सीधे उस एक्शन में चलते हैं जहां से ये कविता शुरू होती है, जब फ्राई लिप्पो लिपि को शहर के सिपाही रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। कविता शुरू होते ही बैम, लिप्पो का जो कैरेक्टर है ना, वो साफ दिख जाता है, बिल्कुल बेबाक। जब सिपाही उसके चेहरे पर टॉर्च मारते हैं तो वो चिढ़कर कहता है, अरे मैं गरीब ब्रदर लिप्पो हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं। आखिर इतना हैरान क्यों हो? एक मॉन्क को देख लिया तो क्या हुआ? हाँ, मुझे पता है आधी रात हो चुकी है और तुमने मुझे एक ऐसी गली में पकड़ा है जहाँ स्पोर्टिव लेडीज रहती हैं, यानी एक ऐसी जगह जहाँ शरीफ लोग आमतौर पर नहीं जाते। ये ताना उसके रिबेलियस नेचर की पहली झलक है। और जैसे ही सिपाही थोड़ी सख्ती दिखाते हैं, लिपो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो कहता है, मैं कौन हूँ? अरे मैं तो अपने एक दोस्त के पास रुका हूँ, उनका नाम है मास्टर कॉजिमो ऑफ द मेडिची। कॉजिमो डे मेडिची उस वक्त फ्लोरेंस के सबसे सबसे पावरफुल और अमीर आदमी थे, और आर्ट के सबसे बड़े सपोर्टर भी। उनका नाम सुनते ही सिपाहियों के तो होश ही उड़ जाते हैं और उनका पूरा एटीट्यूड एकदम से बदल जाता है। तो अब जब सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है, लिपो थोड़ा रिलैक्स होता है और उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे वो सड़कों पर पलने वाला एक अनाथ बच्चा एक कॉन्वेंट में पहुंचा और पेंटर बन गया। वो बताता है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो सड़कों पर भूखा भटकता रहता था। फिर उसकी आंटी उसे एक कॉन्वेंट यानी मठ में छोड़ आईं। वहां उसे पेट भर खाने के बदले में सिर्फ 8 साल की उम्र में एक मंक बना दिया गया, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के सारे सुख त्याग दिए हों। वो मजाक में कहता है, कहने के लिए तो मैंने सब त्याग दिया था। और यही दोस्तों उसकी कला का सबसे बड़ा राज है। वो कहता है कि सड़कों पर जिंदा रहने के लिए उसे लोगों के चेहरे पढ़ने पड़ते थे, ये देखने के लिए कि कौन दया दिखाएगा और कौन नहीं। इस एक्सपीरियंस ने उसकी ऑब्जर्वेशन पावर को, यानी द लुक ऑफ थिंग्स को, इतना शार्प कर दिया कि यही उसकी पेंटिंग की फाउंडेशन बन गई। कॉन्वेंट में उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो तो बस अपनी किताबों और दीवारों पर लोगों के चेहरे बनाता रहता था। और अब हम आते हैं इस कविता के दिल पर, उसकी सबसे बड़ी टक्कर पर। ये आर्ट के पर्पस को लेकर लिपो और चर्च के बीच की लड़ाई है कि एक आर्टिस्ट को आखिर पेंट क्या करना चाहिए, इंसान का शरीर या उसकी आत्मा। कॉन्वेंट के जो बड़े बुजुर्ग थे जैसे प्रायर, उन्हें लिपो की रियलिस्टिक पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहते थे, तुम्हारा काम लोगों को इस इंसानी जिस्म, इस पेरिशेबल क्ले, यानी ये नाश्वर मिट्टी जो एक दिन खत्म हो जाएगी, कि सुंदरता में उलझाना नहीं है। तुम्हारा काम तो लोगों को इस जिस्म से ऊपर उठाना है, उन्हें ये भुलवा देना है कि फ्लैश जैसी कोई चीज भी होती है। तुम्हारा काम इंसान की आत्मा, उसकी सोल को पेंट करना है, ताकि लोग दुनिया से मन हटाकर भगवान के बारे में सोचें। तो ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि यहाँ 2 अलग अलग सोच की लड़ाई हो रही है। एक तरफ है चर्च, जो कहता है कि आर्ट का मकसद आत्मा को ऊपर उठाना है, इसलिए आर्ट को आइडियलिस्टिक होना चाहिए और असली दुनिया को इग्नोर करना चाहिए। और दूसरी तरफ है फ्राई लिपो लिपि, वो कहता है नहीं, आर्ट को असली दुनिया, इंसानी जिस्म और उसकी हर सच्चाई को दिखाना चाहिए। वो आर्ट फॉर लाइफ सेक, यानी जिंदगी के लिए कला में विश्वास रखता है। तो चर्च की इस बात के जवाब में
लीपो अपना खुद का मैनिफेस्टो पेश करता है कि उसके हिसाब से सच्ची कला का असली मकसद क्या है, और यही इस पोएम का सेंट्रल मैसेज है। लिपो यहाँ एक बहुत ही पावरफुल सवाल उठाता है। वो पूछता है, क्यों भाई, एक पेंटर इंसान के शरीर को और ज्यादा सच्चा और उसकी आत्मा को और ज्यादा गहरा, दोनों को एक साथ क्यों नहीं बना सकता? उसका पॉइंट ये है कि बॉडी और सोल अलग अलग थोड़ी हैं। अगर आप बॉडी को सच्चाई से दिखाओगे तो सोल तो उसमें अपने आप नजर आने लगेगी। दोनों को एक साथ दिखाना ही तो असली आर्ट है। यहाँ लिपो एक कमाल की बात कहता है। वो कहता है कि गॉड ने ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है, लेकिन हम लोग उसकी कदर ही नहीं करते। हम रोज ऐसी 100 चीजों के पास से गुजर जाते हैं जिन पर हम ध्यान तक नहीं देते। लेकिन जब एक आर्टिस्ट उसी चीज को कैनवस पे पेंट कर देता है, तब हम अचानक रुककर उसकी सुंदरता को देखते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह आर्ट हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखना और उसकी वैल्यू करना सिखाती है। और बस यही उसकी पूरी फिलॉसफी है। तो अब कविता के आखिरी हिस्से में लीपो उन सिपाहियों से विदा लेने की तैयारी करता है और उन्हें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता है। और अपनी रात की इस गलती को सुधारने का दिखावा करते हुए वो उन्हें वादा करता है कि वो एक नई पेंटिंग बनाएगा। वो उन्हें अपनी अगली पेंटिंग का पूरा प्लान बताता है। देखने में तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रिलीजियस पेंटिंग लगेगी। सेंटर में मदर मैरी और बेबी जीसस होंगे, आसपास सेंट्स और एंजल्स होंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एक छोटा सा रिबेल एक्ट। एक कोने में वो चुपके से अपना खुद का चेहरा यानी एक सेल्फ पोर्ट्रेट भी बना देगा। ये इस बात का सिंबल है कि आर्टिस्ट अपनी क्रिएशन से अलग नहीं है, वो भी उस कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और यहाँ लीपो एक भविष्यवाणी भी करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि उसके कॉन्वेंट में एक नया लड़का है, गुइडी, जिसे लोग हल्किंग टॉम बुलाते हैं। ये असली पेंटर मसाच्चो का रेफरेंस है। लीपो कहता है कि ये लड़का मेरे रियलिस्टिक स्टाइल को मुझसे भी आगे लेके जाएगा और वो चर्च के रूल्स की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। ये एक तरह से रेनेसांस की शुरुआत का इशारा है, जब आर्ट आज़ाद हो रहा था। और आखिर में लिप्पो इन शब्दों के साथ अपनी फिलॉसफी को सील कर देता है। वो कहता है, ये दुनिया बेकार या खाली नहीं है, इसका एक बहुत गहरा और अच्छा मतलब है, और उस मतलब को ढूंढना और उसे अपनी आर्ट के जरिए लोगों को दिखाना, बस यही मेरे जीने का मकसद है। ये लाइन उसके पॉजिटिव आउटलुक को दिखाती है, आर्ट और लाइफ के प्रति। उम्मीद है आपको फ्रा लिपो लिप्पी का ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आगे ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।